जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी सोल्जर ट्रेड्समैन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले हमने इसी के ट्रेड्समैन के 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। इसको करने के लिए आपको कुल 1 घंटे मिलते हैं। इसमें कुल आपके 50 प्रश्न होते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट है जनरल नॉलेज माने सामान्य ज्ञान का। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा मोहनजोदड़ो इज सिचुएटेड इन। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो अगर बात करी जाए मोहनजोदड़ो की, तो आपने पढ़ा होगा कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये कुछ सभ्यताएं थी जो उस टाइम पे लाया करती थी। तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपके सिंध प्रांत में है। इसको पहली बार कब देखा गया था? 1911 के समय में इसको सिंध में देखा गया था कि मोहनजोदड़ो के कुछ अवशेष पाए गए थे। सिंध प्रांत आपके आज के समय में पाकिस्तान में है। तो इसका उत्तर है आपका ए, सिंध। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा द रेनेसेंस मूवमेंट स्टार्टेड इन। मतलब पूर्ण जागरण आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो जो आपका ये पूर्ण जागरण आंदोलन है ये आपका इटली में शुरू हुआ था। यह आपका 14वीं सदी में शुरू हुआ था और 15वीं सदी के मध्य में ये पूरे यूरोप में फैल गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है आपका? सी, इटली। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा बाय विच मोशन ऑफ अर्थ सीजन्स आर चेंज्ड। मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि ऋतुओं का जो बदलना होता है वो पृथ्वी के किस गतिमान पर निर्भर करता है। तो अगर बात करी जाए सीजन्स की, तो इसका उत्तर है आपका सीधा बी, रेवोल्यूशन। जब हमारा जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाता है तो उसके कारण उसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं और उसके कारण सीजन चेंज होते हैं। इसको करने में कुल 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। मतलब जो आपका अर्थ है, जो आपका पृथ्वी है, वो सूरज का पूरा चक्कर 365 दिन 1/4 दिन मतलब 365 और 6 घंटे में पूरा करता है। इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। जब पृथ्वी आपका अपने ही एक्सिस पे, अपने ही पथ पर मूव करता है तो उसको बोलते हैं रोटेशन, और इससे होता है आपका दिन रात। तो हमसे पूछा गया था सीजन की बात, तो सीजन का मतलब होता है रिवोल्यूशन। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या है हमारा? थर्ड का उत्तर है हमारा बी, रिवोल्यूशन। तो आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा देश है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है? तो इसका उत्तर है आपका अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान है ये चारों तरफ से दूसरी कंट्रियों से घिरा हुआ है। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो अगर अफगानिस्तान का जो ईस्ट है या साउथ है वो आपका घिरा है पाकिस्तान से। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करी जाए वेस्ट की, तो जो आपका वेस्ट है वो घिरा हुआ है ईरान से। और अगर मैं बात करूं आपके नॉर्थ की, तो जो आपका नॉर्थ है वो घिरा हुआ है आपका सेंट्रल कुछ एशियन कंट्री है, जैसे कि आपकी वो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उनसे घिरा हुआ है। तो ऐसा कौन सा देश था जो चारों तरफ से भूमि से घिरा था? वो था आपका अफगानिस्तान। इसका उत्तर है आपका सी, अफगानिस्तान। आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। ये तो आप सबको पता ही होगा कि वाराणसी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो आपका वाराणसी है ये आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आज के समय में आपको पता होना चाहिए, आज के समय में वाराणसी के जो सांसद है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इसका उत्तर क्या है आपका? बी, गंगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से देश का सबसे बड़ा संविधान होता है? तो सबसे बड़ा संविधान हमारे भारतीय का है। मतलब हमारे इंडिया का सबसे बड़ा संविधान है पूरे विश्व में, जो कितना है, जो कुल 1,45,000 वर्ष का है। सच में ही अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि 1,45,000 वर्ड का हमारा संविधान है। इसका उत्तर क्या है हमारा? ए, इंडिया। तो आइए बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न की तरफ, जो कि है हमारा यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन। यूनाइटेड नेशन का गठन कब हुआ था? कुछ इसी तरह का क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट 1 में किया था। तो अगर आपको याद है तो जरा मुझे बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर है हमारा सी, 24 अक्टूबर 1945 में जो आपका यूनाइटेड नेशन था उसका गठन हुआ था। तो इसका उत्तर क्या है हमारा? सी, 24 अक्टूबर 1945। आगे बढ़ते हैं हमारे आठवें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा द फर्स्ट इंडियन लेडी टू स्केल एवरेस्ट वाज। मतलब एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अगर हम बात करें जाए पहली भारतीय महिला की, तो वो थी हमारी बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल थी, ये पहली भारतीय थी जो एवरेस्ट पे चढ़ी थी। तो इसका उत्तर क्या है हमारा? सी। अभी चढ़ी कब थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 1984 में बछेंद्री पाल ने आपका एवरेस्ट पे
चढ़ी थी। तो इसका मतलब इसका उत्तर है आपका सी। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो आपके पास जो ऑप्शन है उसमें राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, फील्ड मार्शल है और जनरल है। तो जो प्रेसिडेंट होता है वो आपकी सारी सेनाओं का अध्यक्ष होता है, मतलब आर्म फोर्सेस का वो हेड कमांडर होता है। तभी आप सबने गौर किया होगा जब हमारे यहाँ पे 26 जनवरी की परेड होती है तो जो सलामी दी जाती है सारी सेनाओं के द्वारा वो किसको दी जाती है? वो दी जाती है प्रेसिडेंट को, क्योंकि वो उनका कमांडर होता है। तो इसका उत्तर क्या है हमारा? ए, प्रेसिडेंट। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर अबाउट एयरलाइंस एंड द कंट्री इज रॉन्ग, मतलब कौन सी ऐसी हवाई सुविधा है जो उसके देश से मेल नहीं खाती। तो हम ऑप्शन पे आते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है पैन अमेरिकन यूएसए, तो जो पैन अमेरिकी है वो यूएसए की, एकदम ठीक है ये। फिर आपका लुफ्थांसा जर्मनी की, ये बिल्कुल ठीक है, जर्मनी की एक एयरलाइंस लुफ्थांसा उसका नाम है। अगला ऑप्शन है जल चीन, ये गलत है क्योंकि जो जल नाम की है वो जापान की है, वो चीन की नहीं है। तो इसका उत्तर क्या है आपका सी, जल चीन आपका गलत है क्योंकि चीन की जल नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा नोबेल प्राइज विच वाज स्टार्टेड इन 1901 बाय अ साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबेल बिलोंग टू द कंट्री। जो आपका 1901 में नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था? आपका एल्फ्रेड नोबेल नाम के साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया था। तो ये कौन से देश से बिलोंग करते थे? तो ये आपका बिलोंग करते थे आपका स्वीडन से। स्वीडन जो देश है वहां से ये बिलोंग करते थे। इनका जन्म, जो इनका मैं बात करें तो जन्म की, तो इनका जन्म 21 अक्टूबर को 1833 में स्वीडन में हुआ था। और इन्हीं के नाम पे आपका जो नोबेल पुरस्कार चलता है, ये खुद एक केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, मतलब इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में अपनी साइंटिफिक रिसर्च करी थी। तो इसका उत्तर क्या है हमारा? बी, स्वीडन। आइए बढ़ते हैं हमारे 12वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा द फर्स्ट ओलंपिक गेम वर हेल्ड इन ग्रीक एट माउंट ओलंपस इन द ईयर, मतलब ग्रीक के माउंट ओलंपस में पहली बार ओलंपिक खेल कब हुए? तो वो हमारे हुए थे 1896 में। इसमें कुल 13 देशों ने भाग लिया था, 13 कंट्रीज ने। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे, मतलब कितने प्रतिद्वंदी थे, वो थे आपके 280 पार्टिसिपेंट्स थे इसके अंदर, पार्टिसिपेंट्स थे। और इसमें कुल कितने इवेंट हुए थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर 43 इवेंट्स हुए थे। तो अगर बात करी जाए इसका आंसर क्या निकला, फिर इसका आंसर है हमारा सी, 1896। आइए बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा हु वाज पॉपुलरली नोन एज नाइट एंजल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता था? तो जो हमारी भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता था वो थी हमारी सरोजिनी नायडू जी। इनको भारत की कोकिला कहा जाता था। वैसे इनको ये नाम किसने दिया था? वैसे इनको ये नाम दिया गया था हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा। आपको पता होना चाहिए सरोजिनी नायडू हमारे स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल भी रही हैं। वैसे कहां से थी ये थी उत्तर प्रदेश से। तो इसका उत्तर है आपका बी, सरोजिनी नायडू। आइए बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा सत्यमेव जयते। आप सबने सुना होगा सत्यमेव जयते के बारे में। इज एडॉप्टेड फ्रॉम द बुक, सत्यमेव जयते किस किताब से लिया गया था? जो सत्यमेव जयते है ये आपका लिया गया था मुंडका उपनिषद से। अब इसका मतलब क्या होता है? सत्यमेव जयते का मतलब होता है ट्रुथ अलोन ट्रम्प। अब इसका मतलब क्या है? ट्रुथ अलोन ट्रम्प का मतलब होता है सत्य अकेला ही जीतता है। तो मतलब सत्यमेव जयते का मतलब क्या है? सत्य अकेला ही जीतता है। तो इसका उत्तर क्या है आपका डी, मुंडका उपनिषद। आइए बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा ऑपरेशन फ्लड रेफर टू। ऑपरेशन फ्लड जो चलाया गया था वो किससे संबंधित था? तो जो आपका ऑपरेशन फ्लड है ये चलाया गया था डेयरी डेवलपमेंट से, ताकि मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। आपने सुना होगा व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में, तो यहाँ पे उसी चीज की बात हो रही है। व्हाइट रेवोल्यूशन इसलिए लाया गया था क्योंकि हमारे यहाँ पे दूध का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था, मतलब जो मिल्क प्रोडक्शन था वो बहुत कम पे आ गया था। तो उसको बढ़ाने के लिए अपनी कंट्री में हमने जो व्हाइट रेवोल्यूशन लाया गया था। तो इसका उत्तर क्या है आपका बी, डेयरी डेवलपमेंट। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा हु मेड द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम किसने बनाया था? तो जो आपका फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम है
वो आपका एडा लवलेस ने बनाया था। जो इन्होंने पहला प्रोग्राम बनाया था उसको हम लवलेस प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो इसका उत्तर क्या है हमारा? इसका उत्तर है हमारा डी, एडा लवलेस। आइए बढ़ते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, मतलब इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जो गलत तरीके से मैच करा गया है। तो आप चलो हम पढ़ के देखते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है व्हाइट फ्लैग अनकंडीशनल सरेंडर, मतलब अगर सफेद झंडा है तो आप आत्मसमर्पण देखते हो। आपने सुना भी होगा या देखा भी होगा कि कोई वॉर चल रही होती है, अगर आप सफेद झंडा दिखाते हो तो इसका मतलब आप सरेंडर करना चाहते हो, अपनी गलती मानते हो। दूसरा है ब्लैक फ्लैग प्रोटेस्ट, जब भी आप कोई प्रोटेस्ट करते हो, कोई भी धरना प्रदर्शन देते हो, आप काला झंडा दिखाते हो, तो ये भी एकदम ठीक है। तीसरा है रेड फ्लैग डेंजर, सबको पता है लाल साइन मतलब डेंजर साइन होता है, तो वो भी ठीक है। तो चौथा है हमारा ग्रीन फ्लैग डेंजर, ये गलत है। तो इसका उत्तर क्या है आपका? डी, ग्रीन फ्लैग डेंजर। वैसे ग्रीन फ्लैग का मतलब क्या होता है? ग्रीन फ्लैग का मतलब होता है परमिशन देना, मतलब कि आप परमिशन दे दो कि आप जाओ आगे बढ़ो, ठीक है। मगर यहाँ पे इन्होंने डेंजर लिखा है, मतलब ये गलत है। तो इसका उत्तर है आपका डी, क्योंकि ये गलत तरीके से मैच हो रखा है। आइए बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस आप सबने सुना होगा, सबको पता भी होना चाहिए। ये मनाया जाता है आपका हर साल के 5 जून को। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1972 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने करी थी, ठीक। तब से हम इसको हर साल 5 जून को मनाते हैं। तो इसका उत्तर है आपका ए, 5 जून। आइए बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पिंक सिटी। ये तो सबको पता होगा कि पिंक सिटी किसको कहा जाता है? गुलाबी शहर हमारे भारत में है, उसका नाम है जयपुर। जयपुर को हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अब इसको हम पिंक क्यों कहते हैं, इसके ऊपर भी एक अच्छा खासा रहस्य है, मैं आपको बताता हूं। सन 1876 में, मतलब 1876 ईयर में क्वीन विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस अल्बर्ट इंडिया आ रहे थे, तो उनको वेलकम करने के लिए जो आपका जयपुर था उसको पूरा पिंक करा गया था। तब से हम इसको पिंक सिटी के नाम से जाने जाते हैं। आज भी अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको काफी घर पिंक कलर में दिखाई देंगे। तो इसका उत्तर क्या है हमारा? ए, जयपुर। आइए बढ़ते हैं हमारे 20वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ, मतलब 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड किसकी इकाई है? तो ये आपकी इकाई है फोर्स की। वैसे तो ये कायदे से इकाई सरफेस टेंशन की है, बट सरफेस टेंशन भी आप फोर्स में मापते हो, तो इसका मतलब ये इकाई है फोर्स। इसका उत्तर है आपका बी, फोर्स। तो यहाँ हमारा पहला भाग जनरल नॉलेज से खत्म होता है। दोस्तों, आप सभी की रिटन एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा को और भी अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टडी एंड अपडेट्स आप सभी के लिए अध्ययन सामग्री लाया है, जो कि पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय सेना के मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेड्समैन, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क एवं नर्सिंग सहायक के प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, कुल 50 प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको 51 से लेकर 55 रुपीज के बीच चार्ज किया जाता है। इस पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसमें आपको 50 मॉडल सेट मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, जिसमें कि प्रत्येक मॉडल सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आप नोट्स, ठीक है, अध्याय पर नोट्स चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, उनके पीडीएफ अवेलेबल हैं और उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको जीके, साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इन सभी के नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप लिंक के थ्रू जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उचित मूल्य आपको पे करना पड़ेगा, मूल्य पे करेंगे, पीडीएफ आपके ईमेल पे आ जाती है, ठीक है। चलिए एक बार मैं उस स्टोर को दिखा देता हूं जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो देखिए ये स्टडी एंड अपडेट्स का स्टोर है पीडीएफ का, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देख लीजिए भारतीय सेना में नर्सिंग, ठीक है, टेक्निकल, सभी के पीडीएफ अवेलेबल करा दिए गए हैं। आपको जिस भी टाइप का पीडीएफ चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। मूल्य आप पे कीजिएगा और याद रखें यहाँ पर जब पीडीएफ खरीदें तो अपनी ईमेल आईडी सही दें। यदि आप सही ईमेल आईडी दोगे तो फिर पीडीएफ के डाउनलोड के लिंक जो है वह आपके ईमेल आईडी पे आएगा और फिर आप आसानी से उस चीज को डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। और यदि कोई दिक्कत होती है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारा नंबर जो है नीचे दिया गया है, आप देख सकते हो, ये रहा 7979946092। आप हमें व्हाट्सएप करोगे, कॉल अलाउड नहीं है, व्हाट्सएप करें या फिर आप studyandupdates@gmail.com इस पे कांटेक्ट करें। किसी प्रकार की दिक्कत होगी आपकी सुनवाई की जाएगी
और आपको पूर्ण मदद किया जाएगा। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा भाग, जो कि है हमारा जनरल साइंस। उसका पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है हमारा, एट प्रेजेंट एन इंडियन डू नॉट रिक्वायर वीजा फॉर विजिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ऐसी कौन सी कंट्री है इनमें से जिसमें जाने के लिए आज के समय में भारतीयों को कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन क्या क्या हमारे पास, बांग्लादेश है, भूटान है, श्रीलंका है और आपका नन ऑफ दीज है। तो इसका उत्तर है आपका भूटान। भूटान ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे इंडियन बिना वीजा के जा सकते हैं। भूटान के अलावा और भी कंट्रियां हैं जैसे कि बारबाडोस, ब्राजील, हांगकांग, सर्बिया, मालदीव, क्यूबा, इन सब में भी आप बिना वीजा के जा सकते हो। एक करंट अफेयर का मैं आपको पॉइंट बता देता हूं। अगर मैं बात करूं आज के प्रेजेंट करंट अफेयर की, तो 1.5 लाख डोज इंडिया ने भूटान को कोविड-19 वैक्सीन के दिए हैं। सबसे बड़ा करंट अफेयर है आपके समय का आज का। भूटान आपका पहला ऐसा देश बन गया है जिसको इंडिया ने इंडिया में बनी वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया। तो ये भी आपको याद रखना है हमेशा। तो इसका उत्तर है आपका बी, भूटान ऐसी कंट्री है जहां पे इंडियन बिना वीजा के जा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू बॉडीज ऑफ सेम मासेस आर इन द रेशियो 1:4, द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दीज बॉडीज। मतलब एक ही द्रव्यमान के दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का हमें अनुपात दे रखा है, हमें रेखीय संवेग का अनुपात निकालना है। तो इसको करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूं। वो होता है आपका ke1 बट्टे पे ke2 इज इक्वल टू में p1 का स्क्वायर बट्टे पे 2m1 और नीचे आपका p2 का स्क्वायर बट्टे पे 2m2। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमें दे रखा है जो आपका m1 है वो आपके m2 के बराबर है, और जो हमें रेशियो दे रखा है, रेशियो किस चीज का, ये रेशियो है आपका जो आपका ये ke1 है और जो आपका ke2 है ना, यही आपका 1/4 दे रखा है आपको, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है और ये दोनों काइनेटिक एनर्जी है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं तो बचता क्या मेरे पास बचता है 1/4 बराबर p1 का स्क्वायर बट्टे पे p2 का स्क्वायर, क्योंकि m से m तो कट गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1/4 का अंडर रूट। वो क्या होता है, वो होता है आपका p1 बट्टे पे p2। तो अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलता है कि p1 बट्टा p2 कितना है आपका, वो है आपका 1/2। तो उनके लीनियर मोमेंटम कितना होता है, उसका आंसर क्या है हमारा, उसका आंसर है हमारा 1/2, मतलब 1:2। तो इसका आंसर है हमारा a 1/2। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा, ऑन विच फैक्टर buoyancy depends for a given body। किसी वस्तु में उछाल का कारण निम्न में से किस पर निर्भर करता है। सबसे पहले buoyancy क्या होती है, तो buoyancy मैं आपको बताता हूं। आप सारे जानते हैं कि जब हम एक बाल्टी में हमारे पानी भरा हुआ है, अगर हम मग्गे को अगर अपने हम फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और धक्का डालते हैं, जो मग्गा है वो पानी के अंदर चले जाता है, मतलब पानी में डूब जाता है। लेकिन जैसे ही आप फोर्स को हटाते हो, वो जो मग्गा है, जो आपका मग है, वो सीधा ऊपर आ जाता है। वो ऐसा क्यों हो रहा है, वो आता है buoyancy के कारण। ठीक है, तो जो buoyancy है वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है आपके डेंसिटी पे, कितना डेंसिटी है, कितना डेंस मटेरियल है वो। तो इसका उत्तर है आपका बी, डेंसिटी। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा, क्रीम गेट सेपरेटेड आउट ऑफ मिल्क व्हेन इट इज चर्न्ड बिकॉज ऑफ। दूध मथने के बाद मलाई को अलग करा जाता है और बाद में उसकी क्या बनती है, उसका बनता है आपका घी। तो इसको करने के लिए कौन सी प्रक्रिया लगती है, तो इसको करने के लिए जो प्रक्रिया लगती है वो है आपकी अपकेंद्र बल, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप ये करते हैं। तो इसका उत्तर क्या है आपका ए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा, व्हाट इज द नेचुरल एंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ व्हाट हीट। मतलब सबसे ज्यादा हीट कहां से मिलती है, जो नेचुरल भी है और सबसे ज्यादा भी है। तो वो तो आपको सबको पता है, क्योंकि सूरज, सन एक ऐसा है जो आपको अल्टीमेट हीट ऑफ सोर्स है। कोयला, मून, लकड़ी, ये सब तो टेम्परेरी जुगाड़ बोल सकता हूं मैं। इसका उत्तर है आपका ए, सन मानी सूरज। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा, द न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम के नाभिक में क्या क्या होता है, तो ड्यूटेरियम के नाभिक में होता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर क्या है हमारा सी, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ये किसके अंदर होता है, ये होता है आपके ड्यूटेरियम के अंदर। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा, वाटर कैन एग्जिस्ट इन। वाटर किस रूप में पाया जाता है,
तो आपको पता है वाटर आपका सॉलिड ग्रुप में पाया जाता है। कैसे? जो आपका बर्फ है ये तो पानी का ही रूप है, वो सॉलिड में पाया जाता है। दूसरा, जो हम पानी पीते हैं वो किस में पाया जाता है? वो लिक्विड में पाया जाता है। और जब पानी भाप बन जाता है मतलब वाटर पेपर बन जाता है तो गैस में पाया जाता है। तो इसका मतलब जो पानी है वो आपके तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो डी इसका आंसर है क्योंकि सब में पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल में कौन सा धातु रखा जाता है? हमेशा याद रखिए वो है आपका सोडियम। सोडियम को हमेशा केरोसिन ऑयल में रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सोडियम एक रिएक्टिव मेटल है, वो जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है वो ब्लास्ट कर सकता है, तो इसलिए हम उसको केरोसिन ऑयल में रखते हैं। तो इसका उत्तर क्या है आपका बी, सोडियम। आइए बढ़ते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा द एटॉमिक वेट ऑफ वाटर इज। वाटर का एटॉमिक वेट क्या है? तो इसका उत्तर तो वैसे 18 है, लेकिन आया कैसे मैं आपको समझा देता हूं। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है H2O। अगर मुझे इसका वेट निकालना है एटॉमिक वेट, तो मुझे H का मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा, वो होता है आपका 1 और 2 मॉलिक्यूल है तो मल्टीप्लाई में 2 प्लस में O का मॉलिक्यूलर मास होता है या एटॉमिक मास होता है 16। तो ये हुआ आपका 2 जमा 16 मतलब में 18। तो 18 आपका पानी का परमाणु भार होता है। इसका उत्तर क्या है आपका सी, 18। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन जो कि हमारा प्योर वाटर की बात हो रही है। यहाँ पे प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज जो आपका प्योर वाटर होता है, शुद्ध पानी, वो बिजली का कुछ अलग क्यों होता है? तो उसका रीजन है क्योंकि उसके अंदर निर्बल आयन होते हैं, मतलब ओनली फीबली आयोनाइज्ड। प्योर वाटर के अंदर H प्लस आयंस, जो भी अगर पानी से बिजली कंडक्ट करनी है मतलब करंट को कंडक्ट करना है तो उसके लिए आपके अंदर H प्लस आयंस होने चाहिए। तो जब आपका प्योर वाटर होता है उसके अंदर H प्लस आयंस बहुत कम होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता, इसलिए वो बैड कंडक्टर है। इसका उत्तर क्या है आपका ए। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 31वें क्वेश्चन जो कि हमारा द ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। पौधों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ऐसा पदार्थ है जिसके कारण जो आपका प्लांट है, जो उसके पत्ते हैं वो हरे होते हैं। इसका उत्तर है आपका डी, क्लोरोफिल। आइए बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन जो कि है हमारा हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में तो होती है जी हमारी 206 हड्डियां। बट अगर बात की जाए बच्चों के शरीर की, तो बच्चों के शरीर में बर्थ के टाइम पे बेबी के शरीर में होते हैं टोटल 300 हड्डियां। बाद में वो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं और जब वो एक एडल्ट ग्रुप में आ जाता है तो उसमें हड्डियां होती हैं 206। इसका उत्तर है आपका आंसर है ए, 206 हड्डियां होती है एक मानव शरीर में। आइए बढ़ते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन जो कि है हमारा हार्ट ऑफ अ फ्रॉग हैज हाउ मेनी चैम्बर्स। मेंढक के दिल के कितने कक्ष होते हैं? तो अगर बात की जाए मेंढक के कक्ष की, तो मेंढक के उसमें टोटल 3 कक्ष होते हैं, क्योंकि मेंढक आपका एक एम्फीबियन एनिमल है। एम्फीबियन कौन सा एनिमल्स होते हैं? जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। तो इसके अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं। तो इसका उत्तर क्या है आपका? इसका उत्तर है आपका 3 सी। आइए बढ़ते हैं हमारे 34th क्वेश्चन पे जो कि है हमारा एड्स डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय। जो आपकी एड्स डिजीज है वो इनमें से किसके द्वारा नहीं फैलती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है सेक्सुअल कांटेक्ट, तो सेक्सुअल कांटेक्ट से एड्स फैलती है। दूसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब अगर रक्त किसी का गलत चला जाए उसके कारण भी हो जाती है। और तीसरा कंटिन्यूटेड इंजेक्शन नीडल्स, अगर किसी के साथ कोई गलत इंजेक्शन लग जाता है किसी के पहले का लगा हुआ तो उससे फैल सकता है। तो हमारा चौथा ऑप्शन है हैंडशेक, हाथ मिलाने से कभी भी एड्स नहीं फैलता। तो इसका उत्तर है आपका डी, हैंडशेक। तो क्वेश्चन कहता है अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप। आपका जिसका ब्लड ग्रुप ए है, कोई पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, वो कौन से ब्लड ग्रुप वाले से रक्त ले सकता है? यहाँ पे लेने की बात हो रही है। तो इसका उत्तर है आपका ए और ओ से। देखो ए ब्लड ग्रुप वाला है तो वो ए से तो प्यार से ले लेगा, और ओ ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जो किसी को अपना ब्लड दे सकता है, किसी को भी। तो इसका उत्तर है आपका ए और ओ। तो यहां हमारा पार्ट 2 जनरल साइंस का खत्म होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे पार्ट 3 की तरफ जो है हमारा मैथ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा। तो हमारा 36वां क्वेश्चन है 70% ऑफ सम इज 49 देन द सम इज। मतलब किसी भी एक सम का 70% 49 है और आपको निकालना है कि वो संख्या क्या होगी। तो चेक कर लेते हैं। तो इसने बोला कि 70% ऑफ x इज इक्वल टू 49। चेक करते हैं। तो 70/100 गुने पे x बराबर पे 49। तो करेंगे कैसे? x बराबर 49 मल्टीप्लाई पे 100 बट्टे पे 70।
तो अगर हम कटिंग करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 70। तो इसका आंसर क्या है हमारा ए। 70% 79 क्या होता है हमारा 70। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 37 क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा आपको दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनमें से किसके बराबर होगा। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं। तो वैसे इसका आंसर क्या निकलेगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका आंसर निकलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो बनी नहीं बात। दूसरा सॉल्व करता हूं तो यहाँ भी कोई बात नहीं बनी, क्योंकि ये तो ए माइनस बी के हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तीसरा ऑप्शन है ए प्लस बी माइनस 2ab। तो इसको हम चेक करके देख सकते हैं एक बार, क्या ये बनेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा पहले तो ये, और बाद में है माइनस का 2ab। तो हम एक बार खोल के देख लेते हैं क्या ये फॉर्मूला खुलता है। तो हम देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में 2ab है, 2ab से 2ab कट गया तो बचा क्या हमारे पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इसका उत्तर क्या है हमारा, इसका उत्तर है हमारा सी, जो इसके इक्विवेलेंट है, मतलब इसके समान है। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा 8.5 डिवाइड बाय 0.17। तो सॉल्व करते हैं। पॉइंट के बाद एक नंबर तो मल्टीप्लाई 10 नीचे, पॉइंट के बाद 2 नंबर तो मल्टीप्लाई 100 ऊपर, 17 एकम 17, 17 पंचे 85, एक जीरो से एक जीरो काटा तो आंसर आया हमारे पास 50। तो इसका आंसर क्या है हमारा बी 50। आगे बढ़ते हैं हमारे 39वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा द वैल्यू ऑफ 0.01 मल्टीप्लाई 0.03 माइनस में ये। तो क्या होगा, अगर मैं 0.01 को 0.03 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा 0.0003। और अगर मैं इसी में से 0.0003 को माइनस करता तो आंसर क्या आएगा 0। तो इसका आंसर क्या है हमारा 0। तो ए इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे 40वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा a प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 4ab किसके इक्वल है। तो हम यहाँ काम करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल के देखते हैं क्या बनेगा। तो वो होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस में 4ab। तो क्या बना हमारे पास, ये बना हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये किसके बराबर होता है बताइए मुझे। तो ये होता है हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसका आंसर क्या है हमारा a। तो इसका आंसर है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं हमारे 41वें क्वेश्चन पर, जो कि हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन kx plus 2y is equal to 5 and 3x plus y is equal to 1 has no solution। यहाँ पे बात आ रही है नो सॉल्यूशन, मतलब कोई हल नहीं है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है a1 बट्टा a2 इज इक्वल टू b1 बट्टा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे a1 क्या है a2 क्या है। x के साथ वाला कोफिशिएंट a1, ये a2, इसी तरह यहाँ b1 ये b2, ये c1 ये c2। तो हम पुट करके देखते हैं। तो ये कहता है हमारा k बट्टे पे 3 इज इक्वल टू 2 बट्टे पे 1। तो इससे क्या निकलता है हमारा, इससे निकलता है कि k इज इक्वल टू 6। तो इसका उत्तर है हमारा b 6। आगे बढ़ते हैं हमारे 42वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा इफ 3x इज इक्वल टू 6 देन द वैल्यू ऑफ x इज। 3x की वैल्यू 6 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 बट्टा 3 मतलब 2। तो इसका उत्तर है हमारा a 2। आगे बढ़ते हैं हमारे 43वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा log x इज इक्वल टू -2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे अगर पूछा जाए आपसे log x की वैल्यू -2 है तो x की वैल्यू निकालनी है। तो log किस पे -2 की वैल्यू होती है, तो हम ये बता सकते हैं log 1/9 की वैल्यू आपकी -2 होती है। तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू है 1/9। तो इसका उत्तर है आपका b 1/9। आगे बढ़ते हैं हमारे 44वें क्वेश्चन, जो कि है हमारा एन एंगल मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। 90 डिग्री से बड़ा कोण कौन सा होता है। तो अगर मैं बात करूं 90 डिग्री से अधिक कोण, तो वो होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। अधिक कोण को हम 90 डिग्री से ऊपर, 90 से लेकर 180 के बीच के सारे कोण आपके ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। तो इसका उत्तर है आपका ए ऑब्ट्यूज एंगल। 90 से छोटे वाले एक्यूट एंगल, डायरेक्ट 90 राइट एंगल, स्मॉल एंगल कोई नहीं होता। आइए बढ़ते हैं हमारे 45वें तरफ, जो कि है हमारा इफ अ पैरेललोग्राम हैज एन एरिया ऑफ 128 स्क्वायर सेंटीमीटर
एंड बेस 16 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एल्टीट्यूड। मतलब इसने हमें दे रखा है एरिया जो कि है हमारा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर इसने दे रखा है मुझे बेस जो कि है हमारा 16 सेंटीमीटर, और हाइट निकालनी है। तो एरिया, हाइट का सिंपल फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, वो होता है आपका एरिया बट्टे पे बेस। तो 128 अपॉन पे 16, तो इसका आंसर आपका आया 16 8 जा 128, तो इसका आंसर है 8 सेंटीमीटर, मतलब सी इसका आंसर है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC is equal to 5 and BC is equal to 6. If G is centroid of triangle ABC then AG is equal to। इसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक फिगर बना देता हूं, शायद उसके बाद आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो एक फिगर बनाता हूं मैं, ये आपका ABC एक ट्रायंगल है, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, यही आपका C हो गया, ठीक है। ये कहना चाहता है G एक सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड मतलब होता है जो एकदम बीच में लाई करे, मतलब कुछ यहां लाई करेगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें इसने बोला है निकालने को कि भैया AG की वैल्यू क्या होगी, हमें A से लेकर G तक की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है आइसोसेलेस है तो ये और ये 5 होंगे, और ये पूरा होगा 6 का। ये इसको बांट रहा है तो मतलब 3 3 में बांट रहा है, तो हमें निकालना है AG। तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक नाम देता हूं O, मैं पहले AO निकाल लेता हूं। तो मैं AO कैसे निकालूंगा, अगर मैं लगाऊं पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के कारण मैं लगा लूंगा कि 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, मतलब में जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा √16, मतलब में 4। तो AO की वैल्यू हो गई मेरे पास 4। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है AG। तो ये मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं AG देखता हूं तो ये इसको 2:1 में बांटता है। मतलब अगर आपका AO 3 है तो उसमें से AG 2 होगा और GO 1 होगा। तो अगर मुझे AG निकालना है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं AG निकालने के लिए आपका डायरेक्ट मैं आपका ये जो 4 आया है मेरे पास, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आपका ये 2/3 से। 2/3 क्यों, क्योंकि ये आपका 2:1 पार्ट होता है। तो इसका आंसर आया आपका 8/3। तो इसका आंसर क्या है आपका D, 8/3। आइए बढ़ते हैं हमारे 47वें क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। तो वैसे तो इसका आंसर है हमारा D, इन अ रेगुलर पेंटागन द एक्सटीरियर एंगल इज हाफ ऑफ द इंटीरियर एंगल। ये नहीं होता, इसका उत्तर तो D है। मैं आपको बता देता हूं इसका मैंने ये आंसर कैसे पता चला मुझे। जिसको पहला पार्ट है, पहला ऑप्शन है, वो है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 30 डिग्री, इट हैज 12 साइड्स। अगर किसी का भी बाहरी कोण 30 डिग्री का है तो उसके 12 साइड्स होंगे। कैसे चेक कर लेते हैं, 360 बट्टे पे 12, क्या आंसर आएगा हमारा 30 डिग्री। तो मतलब ये तो ठीक था। दूसरा, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल अगर सेम है तो रेक्टेंगल होगा। अगर किसी भी का इंटीरियर एक्सटीरियर सेम कब होता है, जब दोनों 90 डिग्री के होते हैं। अगर दोनों 90 के हैं तो इस तरह से अगर चारों एंगल्स में देखूंगा तो वो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। तीसरा कहता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, अगर बड़ा है इंटीरियर से तो वो इक्विलेटरल एंगल होगा। वो भी एकदम ठीक कह रहे हैं कि अगर एक्सटीरियर एंगल बड़ा है तो वो इक्विलेटरल एंगल होता है। तो गलत क्या हुआ, इसका मतलब जो डी पार्ट है वो आपका गलत है। तो इसका आंसर है हमारा डी। आइए बढ़ते हैं हमारे 48वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा द टू डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 24 and 10। मतलब आपको दोनों डायगोनल की वैल्यू दे दी। D1 है आपका 24 और आपका जो D2 है वो है आपका 10। इसने बोला लेंथ ऑफ ईच साइड निकालनी है। तो इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई रूट में D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा प्लीज, कि यही फॉर्मूला है जो डायरेक्ट आपको साइड निकाल के देगा। तो अगर मैं पुट करूं तो मुझे मिलेगा 24 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका 1/2 रूट के अंदर 576 जमा पे 100। सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 1/2 गुना रूट में 676। तो 676 किसका रूट है, 676 आपका रूट है 26 का। तो सॉल्व करने पे क्या आंसर आया 13। तो कितनी लंबाई होगी हमारी एक भुजा की, वो होगी 13। इसका आंसर क्या है A, 13। आगे बढ़ते हैं हमारे 49वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा इफ D is such a point on the side MN of triangle LMN that LM upon LN is equal to MD upon DN, then LD must, LD क्या होना चाहिए। तो और बार इसको भी समझाने के लिए मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, शायद इसके बाद आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा।
एक फिगर बनाया मैंने, एक ट्रायंगल बनाया मैंने LMN नाम का, LM और N। इसने बोला एक LD ऐसी है जिससे MD/DN बनता है। तो ये हमें कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि LM अपॉन पे LN इज इक्वल टू MD/DN। तो मुझे बताना है जो LD है वो इनमें से क्या होगा, एक मीडियन होगा मतलब माध्यक, बाइसेक्टर या द्विभाजक, एल्टीट्यूड मतलब उच्चतम, इनमें से क्या होगा। तो LD को मैं मीडियन कब बोलता, LD को मैं मीडियन तब बोलता जब इसका स्क्वायर, मतलब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि एरिया ऑफ ट्रायंगल LMD, एरिया ऑफ ट्रायंगल LDN के स्क्वायर के बगैर इनका स्क्वायर इसके इक्वल होता, इस ट्रायंगल के एरिया के, तो मैं कह सकता कि LD मीडियन है। मगर ऐसा कुछ नहीं है, बाइसेक्टर भी नहीं बन पा रहा क्योंकि यहाँ पे रेशियो में काट रखा है इन्होंने, MD/DN कर रखा है। और एल्टीट्यूड तो वो तो जो 90 डिग्री का बने, तो वो भी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे ऐसा कुछ है। तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर है आपका डी, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये इनमें से ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा फॉलो ही नहीं कर रहा है, कोई रूल ही फॉलो नहीं कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा 50वां क्वेश्चन। द मीडियन ऑफ द डाटा, आपको इस पूरे डाटा का मीडियन निकालना है। मीडियन मतलब माध्यक, माध्यक कैसे निकालते हैं, सबसे पहला काम होता है माध्यक निकालने के लिए आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपके लिए इसको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। तो असेंडिंग ऑर्डर में करूंगा तो इसका सबसे पहले 46, फिर 47, 48, 48.5, 48.8, देन 50, देन 50.2 और देन 52। ये सारे नंबर्स हैं, काउंट करते कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब n की वैल्यू है 8। इवन नंबर होते ही फॉर्मूला चेंज हो जाता है मीडियन निकालने का, वो क्या होता है, वो होता है n/2th टर्म प्लस में n/2 प्लस में 1th टर्म और बट्टे पे होता है 2। तो मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है 4th टर्म प्लस में 5th टर्म बट्टे पे 2। अब मुझे बताना 4th टर्म कौन सी है, काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो 4th टर्म है हमारी 48.5, 5th टर्म है हमारी 48.8 अपॉन पे 2। सॉल्व करने पर मेरा आंसर आया, इनको ऐड करके 97.3 अपॉन पे 2। सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 48.65। इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है हमारा बी, 48.65। तो यहाँ हमारा इंडियन सोल्जर ट्रेड्समैन का प्रैक्टिस सेट 3 होता है खत्म। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं आपने प्रैक्टिस करने के लिए या किसी भी चीज की प्रैक्टिस करने के लिए, हमारे पास प्रैक्टिस सेट तैयार है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी अपडेट्स का एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लिमिटेड लोग ही जुड़ पाते हैं, वहां पर ज्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, बच्चे कमेंट करते हैं, इसलिए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है जो कि स्टडी अपडेट्स के नाम पे है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है। ठीक है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर डाल दी जाती है ताकि आपको हर एक न्यूज मिल सके, एक भी मिस ना हो। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर आपके इस सेट का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला, तो उन्हीं सब वजह से यह बनाया गया है ताकि आप लोग प्रत्येक चीजों का नोटिफिकेशन ले सकें। जो भी सेट डाली जाती है, जो भी जॉब्स आते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल चीजें होती हैं, वो सभी आपको इस ग्रुप में दे दिया जाता है ताकि आप अपडेटेड रहें और प्रत्येक चीज को आसानी से प्राप्त कर सके। इसकी विशेषता क्या है ग्रुप की, यदि आप प्रैक्टिस सेट्स ढूंढ रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस सेट्स डाला गया है वो यहाँ पर दिखाई देगा, आप जाकर आसानी से उसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, यदि जीके से रिलेटेड कोई चीज डाली जाती है, जीके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सभी चीजों का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीकों से यहाँ से आप पीडीएफ के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो, वीडियो के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो और वीडियोज को आसानी से देख भी सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फेसबुक ग्रुप पे आके जुड़िए, बहुत ही बेहतर होता है, सभी को एक बार में नोटिफिकेशन चली जाती है। ठीक है, तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे हमें रिक्वेस्ट आएगा, हम आपको अप्रूव कर दिया करेंगे और आप आसानी से ग्रुप में जुड़ जाओगे। ठीक है।